अब की बार बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, नारा दिया था ना। कहां जनता किसको खोजे, कहां है इनके पोस्टर। अडवाणी जी रो रहे हैं, मुरलीधर जोशी जी रो रहे हैं। जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा रोए हैं ना दतिया में, क्या रोया हमारा परिवर्तन होने वाला कोई आदमी? वोट का डाका डालेगा। न्यायालय में न्याय के अलावा हर चीज होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज बेरोजगारों को कॉकरोच बोल देगा। नरेंद्र मोदी जी गए थे जिन्ना की देश में बिना आमंत्रण के बिरयानी खाने, केक काटने। कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी। कांग्रेस पार्टी इस विचार की पार्टी है, जब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी की बात करती है तो लोग कहते हैं उनके पिच पे हैं। जब कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलती है तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पक्षधर पार्टी है। वो पहला सदन है जहां प्रियंका गांधी ने कहा था कि बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर भारतीय जनता पार्टी चुप है, शर्म आनी चाहिए। मैं उनकी बात को दोहराता हूं, राम मंदिर का श्रेय किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आज जब चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी से क्यों नहीं श्रेय लेते हैं? उनकी आस्था ट्रंप में है कि उनकी फाइल न खुल जाए। उनकी आस्था अडानी में है जहां प्रदेश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। इसलिए इन्हें ना प्रभु श्री राम माफ करेंगे और न जनता माफ करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। हालांकि एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव 2026 में ही हो जाएंगे या 2027 में होंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन उसके उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत चरम पर है। बहुत सारी गुटबाजियां चल रही हैं, बहुत सारे कयासों का दौर चल रहा है, लेकिन बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। एक मुद्दा ऐसा है जो हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, राम मंदिर चंदा चोरी का। उसके अगर अलावा बात करें तो तमाम जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या एआईएमआईएम हो या चंद्रशेखर की पार्टी हो, ये लोग भी अपना दमखम लगा रहे हैं। गठबंधन होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोबारा से साथ आएंगे, उस पर भी संशय बना हुआ है। कोई क्लैरिटी अभी नहीं आई है। साथ ही साथ केंद्र के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। स्वागत कीजिए मेरे मेहमान का, जो कि गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं, पूर्व एमएलसी हैं, दीपक सिंह जी का। दीपक जी, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। दीपक जी, सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो जहाँ की राजनीति ना बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। और चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं, अगले साल भी हो सकता है इस साल भी हो जाए, कुछ अभी इस बात का तय नहीं है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा इस वक्त बीजेपी के सामने आके खड़ा हो गया है जिसको लेकर बीजेपी हमेशा सिर्फ वोट मांगती रही और हिंदुत्व को लेकर वो हमेशा बात करती रही। कांग्रेस भी अब उस मैदान में उतर चुकी है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। क्या लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा, या इसके ऊपर भी कुछ सोचने की जरूरत है? विकास की जो बातें होती हैं, चुनाव अक्सर विकास के नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन लग रहा है कि शायद इस बार जो चुनाव है वो राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। देखिए, सवाल वाजिब है लेकिन जवाब थोड़ा अलग है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। ये अलग का विषय है कि जितेंद्र जी हो सकता है किसी और ईश्वर को मानते हो, दीपक सिंह की आस्था किसी और ईश्वर में हो, बिल्कुल सामने बैठे किसी धर्म के आदमी की आस्था दूसरे में हो। हमारा संविधान भी ये कहता है जो सबको मिला कर रखे। हमारे संविधान में सभी देवी देवताओं के चित्र भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस विचार की पार्टी है, जब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी की बात करती है तो लोग कहते हैं उनके पिच पे हैं। जब कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलती है तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पक्षधर पार्टी है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों और अति पिछड़े लोगों के अन्याय अत्याचार पर बोलती है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पुलिस के रोके जाने के बाद वहां पहुंचते हैं, तब लोग मौन हो जाते हैं। इसी बात का सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति निश्चित रूप से धर्म के पिच पर नहीं होगी, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। हमारा धर्म राजनीति में जिस शपथ और जिस संविधान की शपथ के साथ, जिस वादे के साथ, जिस हम अपने घोषणा पत्र के साथ जाते हैं, उस पिच पर होनी चाहिए। हम और हमारी पार्टी इस बात को मानती है। लेकिन जहां तक आज चढ़ावा चोरी का सवाल है, चंदा चोरी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हर उस भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है, चाहे वो प्रभु श्री राम के मंदिर का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहे विभिन्न दफ्तरों की हो। तो यकीनन हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर को चंदा चोरों, चढ़ावा चोरों से मुक्त कराएंगे। एसआईटी की जांच जो लंबित करने के लिए, जो चंपत सहित कई सारे लोगों को बचाने के लिए की जा रही है,
अंतिम दौर तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने तक रहेंगे। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो मुख्य मुद्दा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक के विश्व रिकॉर्ड बने, वो मुद्दा गूंजेगा। उसका नाम भी रखा है गूंज। राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड में व्यवधान डालने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की गलियों में घूम घूम कर छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की, चूंकि सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार ने करोड़ों रोजगार और नौकरी देने की बात की थी, उसे पूरा नहीं कर सके हैं। जातीय भेदभाव को लेकर हम भी मुद्दा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सड़कें गड्ढों में हैं, एक भी कोई ऐसा काम सरकार डंके की चोट पर नहीं कह सकती उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे खत्म किया। लेकिन वो तो आप सड़कों की बात कह रहे हैं, हालांकि उससे पहले भी आज की चर्चा में करूंगा, लेकिन सड़कों की आपने बात की है तो उत्तर प्रदेश तो आज की डेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है, इतने सारे एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, हाईवे बना दिए हैं, आप कह रहे हैं गड्ढे वाली सड़कें हैं। योगी आदित्यनाथ जी जिस मठ के मठाधीश हैं, उस मठ का बड़ा सम्मान है। बहुत तकलीफ होती है जब मठ के मठाधीश के तौर पर मुख्यमंत्री बनते हैं और झूठ बोलते हैं। तो एक्सप्रेस वे भाजपा ने बनाए क्या? जहां योगी जी जाते हैं गोरखपुर, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था एक्सप्रेस वे हो। जहां मोदी जी जाते हैं बनारस, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, वाया रायबरेली वाया अमेठी। ये जो एक्सप्रेस वे दूसरा बना है, एक बसपा ने बनाया, सपा ने बनाया था। दिल्ली का दूसरा एक्सप्रेस वे कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। पूर्वांचल की बात भी समाजवादी पार्टी के ने उसकी नींव रखी थी, उसका पूरा तैयारी की। क्रेडिट तो वही लेते हैं ना कि उनके समय में ये सब चीजें स्पीड अप हुई, बने, आगे उनमें काम बढ़ा, आगे तो क्रेडिट तो लेंगे ना वो। तो क्या सरकार खाली पोस्टर छिपाने के लिए है क्या? सरकार क्या पुरानी सरकारों काम को रोकने के लिए है क्या? बहुत सारे ऐसे काम थे जो पिछली सरकार ने रोक दिए, तो उसकी जिम्मेदारी ले ले। देखिए 2014 में क्या कहते हैं 17 में ये लोग आए, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी एक्सप्रेस में भी बात कर रहे हैं, सड़कों भी आपने जो बात की है, उससे पहले बहुत सारे उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ उद्घाटन किए। उससे पहले बसपा की सरकार थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार की। तो पिछले 25-30 सालों से देखा जाए तो बसपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पिछले 10 सालों से मान लीजिए किस तरह के काम हुए थे। बीजेपी लगातार गिनाती रहती है कि भाई पिछली सरकारों में काम होते थे, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा होता था और किस तरह के काम होते थे वो भी था। लेकिन बीजेपी क्रेडिट लेना जानती है क्योंकि पिछली सरकारों ने जो भी काम किया हमने उससे कहीं आगे बढ़कर काम किए हैं। तो ठीक भी तो कह रहे हैं ना वो, उसमें गलत क्या है? सरकार अगर क्रेडिट ले रही है उनके नाकामियों का, उनको कामयाब बना के, तो इसमें गलत क्या है? जितेंद्र भाई, मैं आपसे कहूंगा कि स्टेट मिरर देखा जाने वाला चैनल है। आप उत्तर प्रदेश के तहसीलों में जाइए, थानों में जाइए, ब्लॉकों में जाइए, सरकारी दफ्तरों में जाइए और भाजपा के विचारों इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बेचारे विधायकों सांसदों से पूछिए जो निरीह हैं, जो उन्हीं के पार्टी के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, घूस कम कराने की सिफारिश करते हैं, सन के मारा उन्हें डूब जाना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात करने की भाजपा अधिकारी नहीं है। तहसील, थाना, ब्लॉक, सरकारी दफ्तरों में बाकायदे घूस की इंडस्ट्री बन गई है। घूस लेने का रिकॉर्ड सरकार ने विश्व रिकॉर्ड की तरह, जिस तरह से पेपर लीक रिकॉर्ड बनाए ना, उस तरह से भ्रष्टाचार एकदम से आसमान को छूता चला जा रहा है। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी बात करती? जनता से पूछिए ना जाके तहसीलों में, लगाइए ब्लॉकों में माइक। हमने हाउसमैन को कहा था ना, ये लोग गांव के लोग कहते हैं ना, पूर्वांचल के कम्बल और घी पीते हैं। ये सारे मंत्री या कहें अधिकांश मंत्री, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे मंत्री हो, अधिकारियों के ऊपर सरकार को छोड़ दिया है। लूटो, उनको पैसा दो। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति गुलामों जैसी है। वो गुलाम मानसिकता के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ही। कांग्रेस में कैसी स्थिति है? कांग्रेस पार्टी में हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर, पार्टी के नेता खुले मंच पर अपनी बात को रखते हैं, लेकिन दबा दी जाती है बात। तो बिल्कुल नहीं दबाई जाती। आप देखिए ना, नरोत्तम मिश्रा ने खुले मंच पर बात रखी थी, कहां पहुंच गए? कांग्रेस में किसी नाम लीजिए। कांग्रेस पार्टी तो विचारों के आदान प्रदान के लिए ही बनी है। कांग्रेस पार्टी का भी संविधान वही है जो हमारे देश का संविधान है। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को नहीं मानती और कांग्रेस पार्टी अपने वैचारिक संविधान को मानती है, संवाद का मौका देती है। राहुल गांधी जी जब अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने की तो उन्होंने संवाद की ही किए, रोज संवाद करते थे। लेकिन दीपक जी, आप जो बात कर रहे हैं संविधान की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी संवैधानिक पार्टी है, संविधान बचा कहाँ है? कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग ये कहते हैं कि सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित होकर रह गया सब चीजें, उनके अंदर कुछ है ही नहीं संविधान। जो राहुल गांधी कहते हैं, जो सोनिया गांधी कहते हैं, जो प्रियंका गांधी कहते हैं, वही पत्र की लेकिन उसके अलावा तो पार्टी में जो कहें सुनी नहीं जाती है बात। यही कारण है कि तमाम सारे जो सीनियर नेता थे
वो छोड़ के चले गए? नहीं, सीनियर नेता आप बताओ छोड़ के गए कौन? स्वार्थ में। मैं भले आपका किसी बात में गए हो नहीं, चाहे। उनको लगा ना कि जब आज कांग्रेस पार्टी ईडी, सीबीआई, पुलिस के दम पर नेताओं को प्रताड़ित करने लगी तो कायर लोग थे वो, जिन्हें जांच सहने का माध्यम। मेरे ऊपर 18 मुकदमे हैं ना, मैं भाग गया होता, क्योंकि मैं लड़ सकता हूं। मैं जानता हूं राहुल गांधी निडर एक बहादुर नेता है। गांधी परिवार की जो आप बात कर रहे हैं उन्हीं चलती है कांग्रेस पार्टी में। हमारे स्टेट लीडरशिप चलती है, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी और स्टेट लीडरशिप तय करती है क्या फैसले होने चाहिए। मैं बोल नहीं पाऊंगा चैनल पे। अंतिम फैसला ऊपर का होता है? बिल्कुल नहीं होता। अंतिम फैसला कांग्रेस पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी में कभी भी, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं कि जो हमारे लीडर राहुल गांधी जी के इच्छा पे अगर है, अगर लीडरशिप ने कह दिया सही नहीं तो राहुल गांधी उसे मानते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, खड़गे जी फैसले लेते हैं। तो ये बिल्कुल वो बात भारतीय जनता पार्टी लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर नरेंद्र मोदी जी ने इच्छा प्रकट कर दी तो अडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में जाना है। अगर मोदी जी ने इच्छा प्रकट कर दी तो मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन मंडल में जाना है, नरोत्तम मिश्रा को मार्गदर्शन मंडल में जाना है। वहां भाजपा आरएसएस दोनों की कोई औकात, गुलाम की तरह काम करते हैं। नरेंद्र मोदी वहां पर एक हिटलर की तरह काम करते हैं, तानाशाह की तरह काम करते हैं, और उनके शूटर की तरह अमित शाह काम करते हैं। बाकी वहां किसी की कोई बिसात नहीं। मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को इस बार मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है, अगर सरकार आती है तो भी, नहीं आती तो भी। ये आप किस बिना पर ये बात कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बनाओ हटाओ अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वो खेमा जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाला है, भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ और भाजपा को हटाने हराने के लिए काम करेगा। तो हम तो चाहते हैं कि चूंकि जिस तरह से इनके कृत्य रहे, हटना भी चाहिए और हटेंगे भी, चूंकि 24 में ये परिणाम इंडिया गठबंधन ने दिया था। 24 में हम इनको पीछे छोड़कर आए थे, उस रेसियो को और आगे बढ़ाएंगे। दीपक जी, क्या लगता है आपको कि राम मंदिर में जो भी चंदा चोरी का मामला आया है, क्या ये बीजेपी को डैमेज कर रहा है पूरी तरीके से? अगर यूं समझे, भाजपा के पास कौन सा एजेंडा था? भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे पर आई थी। मैं इसमें रोक रहा हूं, आपको माफ कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी पिछले 30 सालों से राम के नाम पर वोटों की राजनीति करती आई है, सब जानते हैं इस बात को। अब तो खैर दूसरी पार्टी भी उसमें कूद पड़ी है, क्योंकि सबको बहती गंगा में हाथ धोने हैं, चुनाव है। लेकिन मैं बीजेपी की स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा। क्या बीजेपी को ये चंदा चोरी जो स्कैम हुआ है पूरा, इस बार चुनावों में भारी पड़ेगा? जनता क्या सबक सिखाएगी, या उनको भी लगता है कि नहीं ये एक साजिश है योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने की, कम करने की, उनको कम आगे मुख्यमंत्री ना बने? क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम ये कहेंगे, हम तो सबसे मंचों पर कहते हैं, अगर इस देश की जनता तब जागी होती जब इन्होंने वोट की लूट की, इस देश की जनता तब जागी होती इन्होंने जो विधायक लूटे, इस जनता तब जागी होती जिन्होंने सांसद लूटे, ये तब जागी होती जब इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश का विकास न करके भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में पैसे बढ़ाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जिले में दफ्तर बनाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्ति करोड़ों में हो गई, आरएसएस का दफ्तर हिंदुस्तान के सारे 5 स्टार होटलों से बेहतर बन गया। क्या ये पैसा राम मंदिर की तरफ से आया था जो तो वो कोरिलेट हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रभु राम की बात इसीलिए करते थे, इन्हें पैसा उस अपने काम में लगाना है। देश की कुछ और पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के बाहर की, जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर अपने धर्म के लोगों को लूटती हैं और उससे अपनी पार्टी चलाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल यही था। ये नारा देते थे, प्रभु श्री राम की छोटी तस्वीर लगाकर नरेंद्र मोदी आए थे अयोध्या में, उन्होंने कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही नारा दिया था ना। अब क्यों नहीं कहेंगे? अब नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार क्यों नहीं है? वहां पर शिलापट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहां पर पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। राम मंदिर का श्रेय किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आज जब चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी से क्यों नहीं श्रेय लेते हैं? वो ना लें। जनता कह रही है, जनता कह रही सब भाजपा का, तो चढ़ावा चोरी भाजपा की। जनता कह रही सब कुछ जब भाजपा का तो चंदा चोरी भाजपा की। लोग भाजपा के, लोग आरएसएस के वहां जो बैठे हुए हैं, चोरी करने वाले भाजपा के, चोरी कराने वाले भाजपा के, तो भाग नहीं पाएंगे प्रभु श्री राम के मंदिर को, प्रभु श्री राम के उस आस्था के केंद्र को इन्होंने दागदार किया है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन चलाएगी और इन चंदा चोरों को राम मंदिर से बाहर निकालेगी चुनाव के पहले। अगर नहीं निकालेंगे तो इनको उसका हश्र और परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यूपी में ना मल्टी पार्टी सिस्टम है, सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और छोटे मोटे अन्य बहुत सारे दल हैं। क्या लगता है इस बार कि सभी के लिए वो मुद्दा है?
नहीं, बसपा के लिए नहीं है। बसपा भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरी हुई है। कांसीराम जी के उस आंदोलन को उन्होंने दफन कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गिरवी रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी टिकट तय करती बहुजन समाज पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन यकीनन कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी का हर वो मुद्दा होता है जहां पर अन्याय हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी अन्याय करने वालों के खिलाफ खड़ी होती है, न्याय के साथ खड़ी होती है। इसलिए प्रभु श्री राम के मंदिर में चाहे जमीन का घोटाला हुआ हो, चाहे चंदा का, चाहे चढ़ावा का, मुखर होकर लड़ेगी। हम अयोध्या गए थे। जो एसआईटी बनाई गई है दीपक जी, उसको लेकर लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार यह कह रही है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। मुख्यमंत्री मंचों से इस बात को कह रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री बातों पर यकीन नहीं है किसी को? नहीं है। आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं। मुख्यमंत्री हैं वो? नहीं होंगे मुख्यमंत्री ना। हाँ। वो आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं। आप बताओ संविधान और कानून क्या कहता है? पहले एफआईआर होगी फिर एसआईटी करेगी, पहले एसआईटी होगी फिर एफआईआर होगा। उल्टा क्यों किया? 90 एसआईटी की जांचें पेंडिंग है। 90 अलग अलग मामलों में। 91 क्यों करोगे आप? नहीं कर पाएंगे। प्रभु श्री राम का सवाल है। आस्था पे चोट पहुंचाई गई है। किसे बचाया जा रहा है? सतीश महाना जी हमारे संविधान के उस मंदिर के प्रमुख अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा तो नहीं चोरी हुआ। तो क्या नरेंद्र मोदी जी चोरी हुआ है क्या? जिन्होंने आश्वासन नहीं दिया उनको तो नरेंद्र मोदी ने आस्था नहीं दिया, योगी जी ने आस्था ना दिया होगा, महाना जी ने दे दिया होगा। महान है महाना जी, उन्होंने दे दिया होगा आस्था, उनके में चोरी हो नहीं हुआ, बाकी हमारे में चोरी हो गया। तो मोदी जी ने पूछोगे ना, पूछे उनसे लोग कि महाना जी आपने तो आस्था से दिया था, क्या मोदी जी ने आस्था से नहीं दिया था क्या? लेकिन मोदी जी ने नहीं दिया होगा, राजनीतिक भेदभाव के कारण किया होगा। लेकिन जो करोड़ों करोड़ लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर पर अपने गहने उतार दिए थे, अपने जेवर उतार दिए थे, उस गहने और जेवर को लेने वाला वहां का लोकल का दुकानदार था, उसके हाथों में गए थे। उस आस्था से रोती बिलवाती माँ ने जो प्रभु श्री राम को कंगन तक भेंट कर दिए थे। तो उन आस्था से चढ़ाए गए चढ़ावा के चोरी के जिम्मेदार कौन है? जो बचाने काम कर रहे हैं इन चोरों को। दीपक जी, चूंकि आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, अमेठी ज्यादा दूर नहीं है वहां से, कौन है असली गुनहगार? किसको मानते हैं आप? चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, या उनके जो साथी टिन्नू यादव हैं, जो छोटे मोटे उनके जो साथी थे, उनको मानते हैं? कोई और पूरे इस प्रकरण का जिम्मेदार है? इस प्रकरण का जिम्मेदार वो है जिसने प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगे। इसका जिम्मेदार वो है जो कहते थे जो हम राम को लाए हैं तुम हमको लाओ। नाम लेके बोलिए आप। मैं बता रहा हूँ, मैं डरता नहीं किसी से। उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने चोरों की वहां नियुक्ति की। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं नरेंद्र मोदी और योगी सहित भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जो अयोध्या में बड़े बड़े फोटो सेशन करा रही थी। इसके लिए जिम्मेदार वे लोग हैं जो वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए थे। आज बोले ना, सेलिब्रिटी जब गए थे तो वहां महिमा मंडल करके आए थे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का। आज कहें ना चढ़ावा चोरी हुई है, हमारी आस्था साथ ठगी हुई है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं, डरते हैं। जिस तरह से भगोड़े भाग गए कुछ पार्टियों को छोड़ छोड़कर ईडी और सीबीआई डर से, इन्होंने हराम के पैसे कमाए, चोरी की है, इसलिए जो सेलिब्रिटी जाते हैं वो डरते हैं मेरे पर मुकदमा हो जाएगा। पीएम को आप लेकर कह रहे हैं कि पूरा क्रेडिट उन्होंने लिया, लेकिन पीएम की तरफ से कोई बहुत बयान नहीं आया मंदिर को लेकर। हालांकि दुख जरूर जताया, उनके जो निपेंद्र मिश्रा थे, पूर्व सलाहकार थे और अभी इसमें ट्रस्ट के वो शामिल थे, उन्होंने कहा कि पीएम बहुत आहत है इस चीज से लेकर, लेकिन पीएम ने वक्तव्य नहीं दिया कहीं शायद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो ट्विटर टीम है ना, वो छोटी छोटी बात पे ट्वीट करती है, देश के सभी भाषाओं में ट्वीट करती है। क्या अगर वो प्रभु श्री राम के नाम पर आए थे, हर मंदिर पर राम का नाम लेते, हर मंच पर राम का नाम लेते थे, प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगते थे, एक ट्वीट नहीं कर पाए? उत्तर प्रदेश की सरकार चोरों को बचाने के लिए एसआईटी गठित करती है कि उनको बचा दिया जाए। झूठ बोलकर एक दूसरे विपक्ष की पार्टी का नाम लेते हैं, बाद में गलती मानते हैं कि नहीं नहीं उनकी तो बात ही नहीं हुई थी टेलीफोन पे। ये झूठे लोग हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और बचाने का काम निरंतर किए जा रहे हैं। इसलिए इन्हें ना प्रभु श्री राम माफ करेंगे और ना जनता माफ करेगी। दीपक जी, उत्तर प्रदेश की ही हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, सब जानते हैं। पिछली बार गठबंधन में लड़े थे, क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं होगा? मैं नहीं कह सकता गठबंधन होगा कि नहीं होगा। ये तय करेगा उत्तर प्रदेश और देश का हमारा नेतृत्व, ये तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय नेता। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो। ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। जनता चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है। उत्तर प्रदेश के वो समाजवादी के नेता जो बड़बोले हैं, जिनके रिश्ते अमित शाह से हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके टेलीफोन को सुनाते हैं पूरे देश को लाइव मोबाइल पर, उनके बयानों से आहत होती है।
कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी इनसे बयान से बचने के लिए हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारा गठबंधन है, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़े थे लोकसभा का। बिल्कुल। और इंडिया फायदा मिला था आप लोगों को उस चीज का। भाजपा बुरी तरह हारी थी। बिल्कुल। तो आज भी इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव जी कांग्रेस के आमंत्रण पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो हम उनको अपना गठबंधन का साथी मानते हैं। लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, बड़ी पशुपेश की स्थिति है, वो की स्थिति है कि क्या यूपी के 2 भैया साथ आएंगे नहीं आएंगे दोबारा से इस बार, क्या प्रियंका गांधी साथ आएंगी नहीं आएंगी इस बार, वो किस तरह रोल दिखाएंगी चुनावों में, क्योंकि नो डाउट दोनों की बड़ी महत्वता है यूपी में। लेकिन अभी तक संशय के बादल मंडरा रहे हैं पूरे कि आएंगे या नहीं आएंगे। 2024 में नो डाउट आपको बड़ा फायदा मिला, जो अखिलेश यादव पीडीए का नया एक फार्मूला लेकर आए थे, उससे फायदा मिला आप लोगों को। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो दोनों की बत्ती गुल हो जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं इतनी सीट से ज्यादा दूंगा नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। ना कोई दे रहा है ना कोई मांग रहा है, ना कोई इस तरह से अखिलेश यादव जी को बयान आया, ना कांग्रेस पार्टी की बात तो वही चल रही है ना, वही आके अटकती है। एक स्थिति होती है, सीट शेयरिंग पर तय करते हैं हम, हमें कितनी सीटें लड़नी है, आप कितनी सीटें लड़नी है। हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना हमसे आप इंटरव्यू मांग रहे हैं ना हम इंटरव्यू दे रहे हैं, आप हम दोनों मिलके एक बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बस इसी तरह प्लेटफॉर्म पे चर्चा सीट की होती है कि ये सीट आप अच्छी है, सीट आपकी। लेकिन आप मानते कि होना चाहिए गठबंधन? पूरा उत्तर प्रदेश मानता है इस बात को। दीपक सिंह मानते नहीं मानते? दीपक सिंह मानते हैं गठबंधन होना चाहिए, फायदा मिलेगा उस चीज का। हम भाजपा को इतनी बुरी तरह हराएंगे जिसकी परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों ने की होगी। लेकिन दीपक जी, एक सवाल ये उठता है कि आपने इंडी गठबंधन की बात की है, विपक्ष नजर क्यों नहीं आता है, एकजुट क्यों नहीं नजर आता है? जब क्षेत्रीय दल के मुद्दे आते हैं तो वो बिखर जाता है, जब सेंटर की बात आती है तो अब दोबारा से प्रयास किया जा रहा है कि एकजुट किया जाए, लेकिन वो एकजुटता नजर आती नहीं है, चाहे वो संसद की बात कर लें या क्षेत्रों की बात कर लें। उसका उदाहरण हमने देख चुके हैं अभी चुनाव में, पिछले बंगाल में क्या असर हुआ, बिहार में क्या असर हुआ है, और महाराष्ट्र में किस तरीके से हुआ। कई राज्य ऐसे हैं जहां विपक्षी एकता बिल्कुल अलग नजर आई, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और बीजेपी को उसका पूरी तरीके से फायदा मिला और खुला मैदान मिल गया खेलने के लिए उनको। आप ही ने कहा ना, बीजेपी को फायदा मिला, खुला मैदान मिल गया। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि अब किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान मिले। लेकिन वो पश्चिम बंगाल तय होगा ना। पश्चिम बंगाल हमने देख लिया, हमने और राज्यों में देख लिया। राहुल गांधी जी बड़े दिल के साथ उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कभी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते थे। ममता जी ने क्या कहा था, आज ममता जी कहाँ है? ममता के साथ कौन खड़ा है? ममता बनर्जी जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ममता जी उसमें कांग्रेस पार्टी की बात मान गई होती तो ना ममता टूटती, ना ममता का दल टूटता, ना ममता जी पर जो आज इस तरह हो रहा नहीं होता। भाजपा की हिम्मत नहीं थी। तो मैं मानता हूं, यकीन रखिएगा, इसे रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा इस इंटरव्यू को, उत्तर प्रदेश में हालात नहीं होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए जाने का समय तय हो चुका है। या यदि भाई आपको ये भी लगता है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जब आपने टीएमसी का जिक्र किया, क्षेत्रीय दलों का जो अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो ज्यादा होती हैं। सब जानते हैं कि अगर वो लगता है कि हम ज्यादा बड़ी पार्टी है तो दूसरी छोटी पार्टी को क्यों लेकर आए जिसका अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, या उनका अहंकार आगे आ जाता है? नहीं, उनके पास नेता में सोच तो होती है। नेता के आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो दूसरी पार्टियों से जाकर उस पार्टी में, उस राज्य में, मान लो कांग्रेस कमजोर है, स्टेट स्तर पर पार्टी की सरकार रही है या बन सकती है, तो वो दूसरे दलों से जाकर नेता को गुमराह करते हैं। वो अच्छे बातूनी होते हैं, बात करने के माहिर होते हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों का टिकट लेकर सांसद विधायक बन जाते हैं और नेता गुमराह करते हैं। समय आने पर वही होता है कि नेता को छोड़कर दूसरी पार्टियों भाग जाते हैं। तो बस ये आखिरी था, पश्चिम बंगाल आखिरी था, महाराष्ट्र आखिरी था। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद भाजपा छोड़ेंगे। क्या फार्मूला आपको नजर आता है भाई बीजेपी को हराने का? जरा बताइए हमको, जरा थोड़ा समझाइए कि आप जो बात कह रहे हैं। हमने पहले स्लॉट में बताया कि वो छात्र जो दीवानगी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहता था कि हम नौकरी दे के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं अब्दुल को हराने के लिए। वो कहता है हमारा हक भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, अब हम एग्जाम देंगे, पढ़ाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। वो जो पेट्रोल डीजल भराने के लिए बाइक वाला खड़ा होता है, जो पेट्रोल लेने के लिए टंकी पर लाइन लगा खड़ा होता है, जब उसकी पेट्रोल की जगह एथेनॉल डाला जाता है, उसकी गाड़ी सीज हो जाती है, तो कहता है हम यहाँ से तेल लेकर जा रहे हैं, वो तेल लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे।
जब उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के मंदिर पर चढ़ावा चाहकर आस्था के नाम पर आता है, भारतीय जनता पार्टी लूट कर उससे सांसद और विधायक खरीदती है, अपने दफ्तर बनवाती है, आरएसएस का मुख्यालय बनवाती है, तो आस्था आहत आदमी इन्हें कालनेमी कहकर जाता है, कहता है हम अपना वोट अगर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देंगे। उत्तर प्रदेश की गड्ढों में तब्दील सड़कों में भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो वो गड्ढों में गिरने वाला, गड्ढों में खराब होने वाली साइकिल और चोट लगने वाला आदमी कहता है अब हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देंगे। जब उत्तर प्रदेश का आदमी दुकानों पर खरीदारी करने जाता है, पहले से दुगने रेट में सामान को पाता है, तो कहता है हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन उसकी आबरू लूटी जाती है, उसे जानने और मानने वाले कहते हैं हम हराने के लिए भाजपा को वोट देंगे। जब किसी दलित महिला को दिन दहाड़े जला दिया जाता है, किसी किसान को गाड़ियों से कुचलकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के नेता मार देते हैं, तो वो किसान थोड़ा देर में जागता कहता है भारतीय जनता पार्टी हराने के वोट देंगे। नो डाउट सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, एक भाषण लग रहा है बिल्कुल आपका, लेकिन जमीन पर क्यों नजर नहीं आता ये सब चीजें? भी आया ना, सिर्फ ये बातें कह के रहती है बीजेपी, लेकिन पूरी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर जब जाती है, वो क्या मुद्दे लेके जाती है? राम मंदिर का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा। अब किस मुंह से ले जाएंगे? काहे का राष्ट्रवाद? ये बीजेपी जिस तरीके से प्रचार करती है अपना, योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, गिना रहे हैं कि भैया हमने पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में क्या क्या किया। तो ऐसे में आपके मुद्दे तो कहीं ना कहीं गौड़ कर देते हैं ना। वो आप जो बात कह रहे हैं वो सुनने बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक बात है, ठीक बात है। किस बात का राष्ट्रवाद? अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने वाले प्रधानमंत्री का राष्ट्रवाद? कि देख के पर्ची में हिज हाइनेस, योर हाइनेस। एक राष्ट्र, भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति गिड़गिड़ाए हाइनेस कहे, उस बात का राष्ट्रवाद? कि किसी फाइल में नाम आ जाए और डर के प्रधानमंत्री रूस से नहीं तेल लेके, जो भारत में सस्ता तेल मिल सकता था अमेरिका के सारे पर, अमेरिका कहने पर तेल ले, वो राष्ट्रवाद? कि वो राष्ट्रवाद जिस राष्ट्र की सारी संपत्तियां अडानी के नाम कर दी जाएं और राष्ट्र की संपत्ति पर अडानी का नाम लिख उठे, उस बात का राष्ट्रवाद? लेकिन आप जो बात कर रहे हैं पेट्रोल वाली, वो तो देखिए मजबूरी है ना उनकी, वही तेल सस्ता खरीदना है उनको, तो रूस से ले लो। रूस तो कह रहा था, ईरान तो कह रहा था ना पैसे में लेंगे तेल आपसे हम, डॉलर में नहीं रुपए में लेंगे। कहां गया था राष्ट्रवाद आपका? आपका राष्ट्रवाद तो सावरकर वाला हो गया। आपका राष्ट्रवाद तो हो गया जो 47 के पहले आप आजादी की लड़ाई में कहते थे कि अंग्रेजों के साथ खड़े होंगे। ये दोहरा नहीं चलने देंगे अब हम, हो गया। देश की जनता कभी कभी समय लेती है, समय लेती है तो जागती है ना, तो जागती है। समय का जब बदलाव होता है तो अलग होता है। यकीनन इन्होंने पहले डराया, अंग्रेजों ने डराया था ना, समय लगा, अंग्रेज कोड़े मारते थे 250 साल करके राज, तो अब कोड़े नहीं मार सकते ना। भारत में कांग्रेस पार्टी ने देश में संविधान दिया है, इस देश में मुख्यमंत्री जेल जाते हैं। अब भाजपा के मुख्यमंत्री जेल होके आए ना कर्नाटक वाले, और कई सारे मुख्यमंत्री जाएंगे जेल। हेमंत बिश्व शर्मा जेल जाएगा ना जब सरकार हटेगी, तो कई सारे भारतीय जनता पार्टी नेता जेल गए ना। वेंडेटा पॉलिटिक्स चली रही है अब तो, खैर वेंडेटा चल रहा है। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था पैसा ही भगवान है, जेल गए ना तो जाएंगे, इनके लोग जेल जाएंगे। अब जिस तरह से इनका एक पार्टनर एमपी 3000 से ज्यादा सेक्स सीडी बनाता है, इनके बचाने के बाद भी जेल गया ना, तो इसलिए देश में संविधान है। उसमें देश में संविधान नहीं था, उस समय देश में एंटी फ्रीडम मूवमेंट एक्ट था, प्रेस एर्नाकुलर एक्ट था। आप सवाल नहीं पूछ पाते हिंदी में, अब नहीं है, अब नहीं है। तो थोड़ा समय लगा उसमें, 100 साल से ज्यादा लगे, इसमें 10 साल लग गए। 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं शायद। ये आखिरी दशांशी होती ना, ज्योतिष बिलीव करते हैं, दशांशी पूरी हो गई। देखिए ना मोदी जी चेहरा कैसे हो गया है। 10 साल बीतते थे। सुनी थी हमने, 7.5 सुनी थी, अब दशांशी। हाँ, तो वो दशांशी राजनीति में, राजनीति दशांशी चलती है, या 14 वर्ष का वनवास सुना था। नहीं, दशांशी राजनीति में कहा था ना कि राजनीति दशांशी चलती है। तो मोदी जी का मशरूम खाकर चमकने वाला चेहरा सिकुड़ गया है, तो दशांशी पूरी कर चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के आने का समय है, उनके जाने का समय। कांग्रेस पार्टी आने का समय है या इंडिया गठबंधन का आने का समय है? बातें की हुई, हो सकता है हमारे बातें कैसे हुई? बिल्कुल बातें हम, हो सकता है कि ये तय हम कर नहीं पाते कि किसका चेहरा होगा सामने इंडिया गठबंधन। चाहे राहुल गांधी सामने आते हैं तो दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, अखिलेश यादव सामने आते हैं तो टीएमसी एक्सेप्ट नहीं करती, ममता बनर्जी सामने आती हैं तो उधर से साउथ के लोग पसंद नहीं करते। तो ऐसे में तो जिन्होंने चेहरे को एक्सेप्ट नहीं किया था वो आज कहाँ है, हम इस पे नहीं बोलेंगे। लेकिन जिन्होंने चेहरा राहुल गांधी का एक्सेप्ट नहीं किया वो आज राजनीति में हाशिए पर आ गए हैं। पूरा देश, पूरा विपक्ष राहुल गांधी को नेता मानता है और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करता है। राज्यों में हम दूसरे ढंग के गठबंधन में जाते हैं, हमारा दूसरे ढंग के पार्टनर हैं हम। हो सकता है कुछ राज्यों में आप जो कह रहे हैं हाशिए पर आ गए हैं वो लोग, बीजेपी भी तो ये बात कहती, कांग्रेस भी हाशिए पर आ गई है आज की डेट में।
बीजेपी भी तो ये बात बस बोलती है। 25 सीट और भाजपा को नहीं मिली होती, हाँ। थोड़ा हम चूक गए। अगर 25 सीट भाजपा कम हो गई होती तो हम पूछते कौन हाशिए पर है। हाँ। अगली बार बताएंगे 2029 के चुनाव में, या हो सकता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद ही। अभी जो कर रहे हैं ना, क्या आप ही जानते हो चीजें, हो सकता है उत्तर प्रदेश में सरकार परिवर्तन के साथ साथ एक ऐसा गेम हो कि भारतीय जनता पार्टी की इस्तीफा दे दे डर के मारे, कि कितना दिन डर के मारे भाजपा में रह पाएंगे, छोड़ के भाग जाए भाजपा। मतलब जो अभी प्रकरण बीजेपी के साथ चल रहा है दूसरी पार्टियों का, वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी करेगी? नहीं, हम तोड़, मैं आपको गिना देता हूँ अभी कहाँ से सांसद आए हैं, अभी कितने लोग टूट के गए। पूरा देश जानता है। तो क्या भाजपा नहीं टूट सकती क्या, या फिर वही नहीं घर वापसी कर सकते क्या? डर से ही गए हैं ना। अगर डर खत्म हो गया उनका ईडी सीबीआई का, फिर भाग जाएंगे वो। आज इधर है तो कल उधर है। हाँ, नहीं अभी वो डरा के ले गए ना, हम डर खत्म कर देंगे। राहुल गांधी कहते हैं ना, डरो मत। जिस दिन उनको राहुल गांधी डर बीजेपी वालों को दिखाया जाएगा। नहीं, वो डरना बंद हो जाएगा। नहीं, वो फिर डर बीजेपी वालों को दिखाया जाएगा। नहीं, वो डरना बंद कर देंगे। जो डर से गए हैं भाई। नेता लोग कहते हैं कि याद रखा जाएगा कौन सा अधिकारी है, हमें नहीं कहते कौन सा मंत्री है। नहीं, याद तो रखेंगे, यूपी में याद रखा जाएगा, याद रखेंगे। हाँ, यूपी के अधिकारियों को याद रखेंगे, चोरी भारतीय जनता पार्टी करवा रहे हैं, उन्हें जेल भेजेंगे IAS IPS अफसरों को। ये हम आपके मंच पर कह रहे हैं। हम भाजपा तरह नहीं है, हम तो वो लोग हैं ना, हम तो वे लोग हैं। अधिकारी तो पिस जाता है ना इस चक्कर में। क्यों करता है चोरी? कैसे संपत्ति बढ़ गई? आदेश ना माने अपने मुख्यमंत्री का। वही जिनमें नैतिक साहस नहीं, वो जेल जाएगा। जिनमें इस बात का नैतिक साहस है, वो बचा रहेगा। लेकिन आज की डेट में यूपी में अधिकारियों को पूरा छूट दे रखी है। मंत्री परेशान है। नहीं, कोई मंत्री परेशान है, कोई मंत्री परेशान नहीं है, कोई मंत्री परेशान नहीं है। सारे मंत्री कंबल ओढ़ घी पी रहे हैं। वर्कर परेशान है भारतीय जनता पार्टी का, जो गुलाम मानसिकता वाला है, जो खुले विचार वाला परेशान नहीं है। अगर आप जो बात कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। तमाम सारे ऐसे मंत्री हैं जो ये बात खुलकर कहते हैं कि हमारी बात को सुना नहीं जाता है, और जब इस्तीफा देते हो हम जाते हैं, लेकिन मजबूरी है ना, सत्ता का लोभ भी तो है ना, सत्ता नहीं। मैं चेयरमैन था ना रेलवे MPSC का। हाँ। मेरी नहीं चली, मैंने इस्तीफा दे दिया। आप रिकॉर्ड पे चेक कर लीजिए। नहीं सुनी गई, इस्तीफा दे दिया ना। हम चेयरमैन रह सकते थे, सरकार बदल गई, अधिकारियों ने सुनवाई करना बंद कर दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। और शायद जो बात हम जिक्र कर रहे हैं दीपक जी, कि यही कारण है कि यूपी में बहुत सारे गुट बन गए। ब्राह्मणों का अलग गुट बन गया है, नहीं बेचारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों का अलग गुट बन गया है, वैश्य समाज का अलग गुट बन गया है, और जाति धर्म में कहीं ना कहीं बांट दिया गया। हमने देखा पिछले कुछ समय में कि जिस तरीके से तमाम जो बाहुबली नेता हैं, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं या सवर्ण समाज से आते हैं, वो सब एकजुट हुए, सरकार के लामबंद हुए। नहीं, और थोड़ा सा मोर्चा खुला है उसमें, देखिए। नहीं, ब्राह्मणों पर कार्रवाई हुई और जातियों बैठों से कार्रवाई नहीं हुई। जो भी था, चाहे उसमें सवर्ण जो समाज के लोग हैं, स्वर्णकार जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आए कि सरकार ब्राह्मणों को खासतौर से टारगेट कर रही है, क्षत्रिय को टारगेट कर रही है। क्षत्रिय को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि जो पार्टी आला कमान है वो पसंद नहीं करती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं वो ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह की एक प्रोपेगेंडा या इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो रहा है कि बांटा जा रहा है समाज को? भाजपा के नए अध्यक्ष आए, पंकज चौधरी, उन्होंने आते ही, उनके आने के बाद 4 बैठकें अलग अलग हुई विधायकों की, नोटिस से भेजा ब्राह्मण वाले बैठक को, क्योंकि वो नहीं शामिल हुए, अलग बैठक करने पहुंच गए थे ना। प्रोटोकॉल होता है पार्टी का अपना एक, कोई खाने में कौन सा प्रोटोकॉल? आप अगर किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस परंपरा को मैंने 10 साथियों को बुला रहे हैं, उनमें 4 साथी नहीं आ रहे हैं, तो आना बनता है ना। वो अलग मीटिंग कर रहे हैं आपसे। इस बंद परंपरा को मैंने शुरू किया था विधानसभाओं में। हम लोग बुलाते थे, लेकिन हम लोग न पार्टी देखते थे न जाति देखते थे। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ बात दीपक सिंह की नहीं हो रही ना, यहाँ पार्टी की बात हो रही है। मैं बता रहा हूँ क्यों अगर सारे ब्राह्मण विधायक बैठ गए तो कार्रवाई क्यों? खाने पे नहीं बैठ सकते क्या? बिल्कुल। दीपक सिंह जितेंद्र खाने नहीं बैठ सकते क्या? क्यों आपका चैनल सवाल पूछेगा आपसे, हमारी पार्टी को सवाल पूछेगी? हम तो बैठते हैं, खुलेआम बैठते हैं। मैं अपनी पार्टी में कहता हूं, मुझे शाम को महफिल सजाने का शौक है, तो क्यों मुझसे पार्टी पूछेगी, जवाब दे दूंगा। देखिए, बैठना अलग चीज है, लेकिन आप नोटिस क्यों? अगर मैं जितेंद्र के साथ बैठ के खाना खाऊं, शाम को महफिल सजाऊं, तो पार्टी क्यों पूछेगी मुझसे? क्यों नोटिस देगी मुझे? नहीं, अगर आप देखिए, आप वो ठीक है, इंडिपेंडेंट आप रखने के लिए, लेकिन उस बैठक में बैठ के आप राहुल गांधी की बुराई करें, प्रियंका गांधी को कुछ बोले, सोनिया गांधी को लेकर कुछ बोले, खड़गे साहब को कुछ लेकर कुछ बोले, जयराम को लेकर कुछ बोले, तो किसने बोला? बेचारे ब्राह्मण हो गए हो, किसने बोला? बेचारे ब्राह्मण हो गए वो, किसने बोला? वही तो जानना था, किसने बोला? देखिए, ये सब बात नहीं होती। इस देश में एक ही बात चलती है, खाता न बही
जो अमित शाह का है वही सही। उत्तर प्रदेश या में मोदी का है वही सही? नहीं, मोदी तो सुप्रीम ऑर्डर करते हैं ना, अमित शाह के थ्रू कराते हैं ऑपरेशन। या यूपी में तो योगी साहब होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। अमित शाह जी का क्या लेना देना उसमें? उत्तर प्रदेश में चंपत राय सरकार है, सब चंपत हो जा रहे हैं अपने अपने माल को लेकर, सब माल के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तो राम मंदिर घोटाला चल रहा है ना, अभी बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। इन आरोपियों को जेल तो जाने दीजिए। लगता है जेल चले जाएंगे आपको? बिल्कुल कानून है ना, हमने कहा ना कि भाजपा के मुख्यमंत्री जेल गए हैं, एसआईटी कर रही है। जेल तो मोदी जी भी जाएंगे। जेल तो हो सकता है किसी उस फाइल से बच जाएं जो दूसरे देश की टापू की है। हो सकता है जब तक सरकार है, फ्रांस में चल रहा है ना राफेल घोटाले का मुकदमा, कभी सरकार बदलेगी ना तो भारत में मुकदमा चलेगा फ्रांस वाला ना। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जिन पर सरकार दोषी है। इन मंत्रियों के बेटे जो व्यापार कर रहे हैं, मंत्रियों के बेटे सरकार में स्पष्ट तौर पर, उत्तर प्रदेश के एक विधायक है बजरंगी सिंह, वो ठेकेदारी कर रहे थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ये देश का संविधान और कानून ये कहता है। तो मंत्री के बेटे की जो संपत्ति बढ़ रही है ना 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो मंत्री के बेटे भी जेल जाएंगे और मंत्री के पापा, उनके उद्योगपति मंत्री के पापा भी जेल जाएंगे। दीपक जी, चूंकि राजनीति की आप चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीति में बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो हर व्यक्ति से जुड़े हुए रहते हैं। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एक ऐसा मुद्दा है जो देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। मैं दीपक सिंह से बात कर रहा हूँ, किसी नेता से बात नहीं कर रहा। एक आम नागरिक होने के नाते क्या आपको लगता है कि सरकार उस पेट्रोल का जो एक इशू है जनता पर थोप रही है, या वाकई में एक लॉन्ग टर्म की अच्छी फैसिलिटी देने के लिए, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए, सरकार की जो निर्भरता है विदेशों पे पेट्रोल को लेकर उसको कम करने के लिए जो कर रही है, दीपक सिंह उसको किस तरह देखते हैं? क्या वो उनकी नज़र में E20 पेट्रोल, ब्लेंडेड पेट्रोल सही है? क्या उनकी कोई गाड़ी खराब हुई है? या अगर भविष्य में E25 या E30 या E85 लाने की जो बात कही जा रही है, किस तरह आप देखते हैं उसको? हमारे एक साथी हैं उमेश सिंह, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं दिल्ली में। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी में जब से हम ये नया, हम देहाती लोग हैं ना, वो कहते हैं गन्ने के रस से मिला हुआ पेट्रोल डाले, तो हमारी गाड़ी में पहले धुआं गन्ने का रस ही डाल दिया, यूं बोल देते हैं। उसने गाड़ी ने पहले धुआं देना शुरू किया, फिर गाड़ी की पिकअप कम हो गई, और गाड़ी में गाड़ी थी टोयोटा कोई गाड़ी उनकी है, अच्छा, पेट्रोल की B6 या B4 है, पूछ लेंगे। तो उसमें भी बड़ा कैटेगराइज कर दिया ना उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड कम हो गई। मेरी गाड़ी अभी 15-16 हजार किलोमीटर चली है, लेकिन गाड़ी को उस बीमारी को ठीक कराने के लिए 15-16 हजार रुपए लग गए। अब वो स्पीड पेट्रोल डालते हैं, स्पीड पेट्रोल शायद 5-6 रुपए महंगा है उससे, 107 रुपए 108 रुपए है दिल्ली तो वो महंगा है उससे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं। कुछ ऐसे हमारे नौजवान साथी हैं जो बाइक से चलते हैं, वो डर के मारे बाइक निकालना बंद कर दिए हैं। अभी भी हम दिल्ली आते हैं तो एक साथी की, जहाँ इनके घर पे रुकता हूं मैं, वहां पर उस लड़के जो पास एक स्कूटी थी उसकी खराब हो गई। उसने कहा भैया अब तो हमको ईवी लेनी पड़ेगी, पेट्रोल में चल ही नहीं पा रही है, गन्ने वाले पेट्रोल में। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने से, पहले के जमाने में जो शराब पीने वाले लोग होते थे वो कहते थे गन्ने से बड़ी दारू सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। तो उस तरह का तर्क नहीं चलेगा। शराब का पहला घूंट भी लोग कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा सारे डॉक्टर कहते हैं। तो मैं मानता हूं कि गन्ने से मिला पेट्रोल न गाड़ी के लिए ठीक है, न उन उपभोक्ताओं के लिए ठीक है। और सरकार ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, नरेंद्र मोदी जी हिज हाइनेस करके राष्ट्रपति अमेरिका के चरणों में नहीं गिर गए होते, रुपया देकर रसिया या ईरान से तेल ले रहे होते, तो शायद जो बाबा रामदेव कभी कहते थे कि पेट्रोल 30-40 में आ जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी प्रति बैरल डीजल जो लेती थी अपनी सरकार में, आज उससे भी कम रेट पर प्रति बैरल डीजल और पेट्रोल है या तेल है। तो पेट्रोल वास्तव में 50-60 रुपए। नहीं, एक सवाल दीपक जी इसमें ये भी उठ रहा है ना कि आपने E20 पेट्रोल चलिए दे दिया आपने लोगों को कि भाई आप नहीं, आप ये घुट पिएंगे आप लोग, लेकिन बात ये आई थी कि जब E20 पेट्रोल, E20 जो एथेनॉल उसमें मिक्स करा जाएगा तो पेट्रोल सस्ता भी होगा। बयान भी है उनके, बयान है, बिल्कुल कहा था सस्ते में बिकेगा, सस्ता होगा। हाँ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि शायद जनता को ये ज्यादा चुभ रहा है कि आप एक तो पेट्रोल हमको पिला रहे हैं, दे रहे हैं, आप लीजिए, आपको दे दिया जा रहा है कि आपको यही लेना है 1 अप्रैल के बाद से, लेकिन दाम आपने कम नहीं किए, आपने डेट जो फायदा मिलना था वो नहीं दिया जनता को। आपने डेट कौन सी बताई? 1 अप्रैल से लागू कर दिया था ये। हम 1 अप्रैल के स्वरूप बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, अप्रैल फूल। तो क्या बनाया इन्होंने? हमने प्रदेश में
पूरे देश में बनाए ना। हाँ। हम तो जो उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं तो मुंह से उत्तर प्रदेश निकल जाता है। हाँ। मैं पार्टी फोरम भी कहता हूँ ना, मुझे उत्तर प्रदेश में काम करना, बाहर मत दीजिएगा। हाँ। तो इन्होंने, हमने महंगाई की बात इसलिए नहीं की, महंगाई का मुद्दा आगे आएगा, उसमें बात करेंगे भी, हम अभी सड़कों पर उतर के बात करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने अपने प्रॉफिट और फायदे के लिए देश की जनता के पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाकर फूल बनाया है। अप्रैल फूल जो 1 अप्रैल को मनाते हैं, रोज अप्रैल फूल बना रहे हैं। मतलब एथेनॉल के नाम पे रोज फूल बना रहे हैं। यकीनन। लेकिन आपको लगता है कि फायदा तो कम से कम सरकार को दे देना चाहिए था? जब भाई आप पूछेंगे ना इनसे, अभी भी मैंने कहा ना, हमने आपसे पूछा, हमने कहा कि महंगाई के मुद्दों पर जाएंगे, जो हम महंगे डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं आज, इस मुद्दे पे जाएंगे। तो मुद्दा तो है ना, सरकार में इसलिए नहीं आए थे। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, नारा दिया था ना। घोषणा पत्र उठाइए, घोषणा पत्र इन्होंने डिलीट कर दिया है। भाजपा के अधिकारी जवानों पे चढ़ा हुआ लोगों की पोस्टर लगाए थे। हाँ बिल्कुल। तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। कहाँ गए फलाने? कहाँ जनता किसको खोजे? कहाँ है इनके पोस्टर? तो दोगली बातों से जनता ऊबी है। जनता तो कहते हैं जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। वो लोकतंत्र के इस जब 5 साल बाद पर्व आता है तय कर देती है। 24 में परिणाम दिया है, 27 का परिणाम फिर देश का भविष्य तय करेगा। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, फिर कह रहा हूं, हमेशा के लिए रास्ते बंद कर देगा। लेकिन एथेनॉल पे ही मैं आपको एक बार और सवाल देता हूं आपसे। मैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये होहल्ला दरअसल इसीलिए हो रहा है, सरकार अगर इस पेट्रोल को 85 रुपए कर देती ना तो कोई चू तक नहीं बोलता। शायद होता। लेकिन देखिए, 2 चीजें होती है। भले गाड़ी खराब लोगों की हो जाती, लेकिन सस्ता पेट्रोल अगर मिल जाता ना तो कोई जुबान नहीं खोलता कि देखिए हम पैसा तो बच रहा है ना हमारा, क्योंकि इस देश में क्या है, जनता को पैसा बचत चाहिए। मैं आपकी बात मानूं, क्योंकि उस मुद्दे पे मैं बाद में आना चाहता था। तो सरकार ने तभी तो अप्रैल फूल बनाया ना, तभी सरकार ने तो यही कहा कि गन्ने का रस भी पेट्रोल में मिला रहे हैं और जनता को महंगाई की मार भी दे रहे हैं। तो कौन दोषी हुआ? वो लोग ना जिन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल से लागू होगा जो तो सस्ता तेल बेचेंगे, जिन्होंने, गडकरी जी ने कई सारे मंचों पर कहा था, जो कि सुनने में आता, उनका बेटा उसका कुछ उसमें करता धरता है। एथेनॉल फैक्ट्री कुछ लोग कहते हैं कि वो पोस्टर जिम्मेदार है, जो कहता था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार या भाजपा की सरकार। योगी जी कहते थे ना कि बना दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी जेब की खर्चे कम कर देंगे। कहाँ है जेब खर्चों की कम करने वाली सरकार? तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पे चर्चा होगी, सड़क पर उतर कर होगी, मजबूती से होगी। बस पहला अभियान अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 मुद्दों पर लड़ रही है। पहली वो गूंज जो छात्रों की है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। दूसरी वो जो प्रभु श्री राम के दरबार में राज्य, परिवार और अपने कल्याण के लिए गए थे, उनके चढ़ावा चोरी में हुई है। आपकी गूंज की बात कर लेता हूं मैं। राहुल गांधी ने ये मुहिम शुरू की छात्रों से एग्जाम को लेकर। एक संवाद उन्होंने किया, कोटा में किया था ना, वहां पर बोला गया कि राहुल गांधी ने पूरे इंग्लिश में पूरी स्पीच दे दी, हिंदी बात करनी चाहिए। खैर वो अलग एक इशू है। लेकिन उसके बाद से 1 महीने का समय हो गया, राहुल गांधी गायब हो गए, कोई संवाद नहीं किया उन्होंने। आज वो उत्तराखंड गए हैं। सवाल ये उठा कि राहुल गांधी की गंभीरता को लेकर कि आप इतना बड़ा मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आप छात्रों से बात कर रहे हैं, आपने एक प्रोग्राम किया अपना, और भी जगह होने तो कैंसिल हो गए अपना, क्यों ऐसा? कंटिन्यूटी क्यों नहीं दिखी उनके कार्यक्रमों में? विदेश चले गए वो, इस बात को भी लेकर तमाम चर्चाएं हुई। राहुल गांधी सीरियस नहीं होते मुद्दों को लेकर, नहीं, उनके अंदर ये कमी है। वो अपनी दुनिया में अलग मस्त रहते हैं, और जो जमीनी मुद्दे होते हैं उठाते जरूर हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचाते। जो कहते हैं निडरता की बात करें या फिर यहाँ निरंतरता की बात करें, वो उनके अंदर नजर नहीं आती है। इसीलिए जनता शायद उतना कनेक्ट करती नहीं है। सवाल इस बात का है कि सवाल नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछते लोग? तो होनू नूलू से लेकर अब्बा डब्बा जब्बा जैसे देशों में, जहां की आबादी 5-5 लाख, ग्राम पंचायत जितने औकात है, ग्राम प्रधान इतनी उनकी आबादी है, वहां जाकर तमका लटका के आते हैं नरेंद्र मोदी जी। उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ जाते? अगर राहुल गांधी जी कहीं किसी देश में जाके, किसी यूनिवर्सिटी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का लेक्चर देने की कैपेसिटी नहीं, उनके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है, अगर राहुल गांधी जी किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर करने जाते हैं, अगर राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े लोगों को आमंत्रित करने जाते हैं, तो राहुल गांधी सवाल क्यों? राहुल गांधी जाकर दुनिया के उन बड़े जर्नलिस्टों का, बड़े मीडिया घरानों का सवालों का जवाब देते हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी तब भी हंगामा करती है। ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछ जाते कि मीडिया जब आपसे सवाल पूछती है तो आप क्यों भाग जाते हैं? बीजेपी तो कहती है कि वो तो फिक्स होते हैं उनके इंटरव्यू। ये भी फिक्स कर ले,
करके दे दे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ले। अभी अभी वहां गए थे विदेश में, एक महिला पत्रकार ने पूछ लिया था ना, तो भागे ना, मोदी जी भागे ना। तो सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी ब्लॉक पंचायत जितने देशों से मेडल लेकर आए तो मोदी जी की वाह वाह, राहुल गांधी जी दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भाषण करने जाए तो सवाल। ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं है और इस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी को मैं कंडम करता हूं। बिल्कुल नैरेटिव जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ अरबों करोड़ रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के लोगों ने जनता के टैक्स के पैसे से किया था, वो नैरेटिव अब नहीं चलने वाला है। आप जो बात करें नैरेटिव की, सही बात है। राहुल गांधी ने अपने आप को बदला भी है पिछले कुछ सालों में, हमने देखा है कि अपने राजनीति करने के तरीके में बदलाव लेकर आए हैं वो। उन्होंने लर्न किया बहुत कुछ और अपनी भूमिकाओं को, छवि को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास किया है उनको। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनावी रूप से उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है जिस तरीके से राहुल गांधी चाह रहे हैं जमीनी स्तर पर? क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत हो जाती है। अभी पंजाब पे अगर मैं आपको उठा के आंकड़ा दूं तो आप उसको बताएंगे। कर्नाटका हमने देख लिया अभी किस तरीके से, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो क्षेत्रीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है। राहुल गांधी अलग तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जब क्षेत्रों की बात आती है, राज्यों की बात आती है, तो वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। क्यों उनको राहुल गांधी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? कि राज्यों की महत्वाकांक्षा ज्यादा है अपनी पीसीसी की, क्या है? देखिए, पहली जितेंद्र भाई मैं आपकी उस बात को कंडम करूंगा, राहुल गांधी बदल गए हैं, लोगों के सोचने का तरीका बदल गया है। जो राहुल गांधी ने अपने में बदलाव किए। देखिए, बदलाव कोई करना गलत नहीं है। मैं जानता हूं राहुल, पहले दिन के नेता राहुल गांधी को मैं जानता हूं जो अमेठी से लोकसभा लड़ने गए थे। राहुल गांधी जी जैसे पहले थे, राहुल गांधी जी आज भी वैसे हैं। इस देश के लोगों को सोचने का तरीका बदला है। यही राहुल गांधी थे ना जब उत्तर प्रदेश में वो गाजियाबाद से घुसे थे और उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर तक लगातार उन्होंने खाट सभाएं की थी। ये वही राहुल गांधी है ना जिन्होंने कई प्रदेश में कई यात्राएं और लगातार मीटिंगें की थी। ये वही राहुल गांधी थे जब राहुल गांधी जी जंगल में जाते थे तो देश का सबसे बड़ा मीडिया घराना भी जंगल में रिस्क लेके जाने तैयार होता था। सवाल इस बात का नहीं है। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया गया। और जहां तक आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या हमने वहां सीएम चेंज किया, डीके शिव कुमार जी सीएम बने, कल भी फोटो देखी आपने, दोनों राहुल गांधी के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। कोई चू हुई वहां पे? कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये सब नैरेटिव भाजपा चेंज करती है। जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा रोए हैं ना दतिया में, क्या रोया हमारा परिवर्तन होने वाला कोई आदमी? ये भी भाजपा का नैरेटिव है। डीके शिव कुमार की हमने तस्वीरें देखी हैं जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। नहीं, मैं गवाह उस चीज का। उनकी आंख से आंसू देखे आपने? नहीं, बिल्कुल मैं गवाह उस चीज का। मैंने देखा उनको रोते हुए। उनकी आंख से नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, नेवर, कभी कोई तस्वीर नहीं आई। मैं गवाह उस चीज का। देखिए, नेताओं की भावनाएं आ जाती है सामने, उसमें कोई फर्क नहीं है। फिर कहता हूं, जब किसी का गलत होता है तो उसकी भावना सामने आ जाती है। जब इंटरव्यू चलाइएगा, और वो कहीं भी हो सकता है। जब इंटरव्यू चलाइएगा तो मैं कहूंगा कि अगर डीके शिव कुमार बहादुर आदमी है, उसने कभी नहीं रोया। मैं कह रहा हूं नरोत्तम मिश्रा रोए हैं, पूरा देश ने लिखा है, तो दोनों लगाइएगा। बिल्कुल रोए हैं, मैं कह रहा हूं दोनों लगाइएगा। मैंने दोनों को रोते हुए देखा है। दोनों लगाइएगा। नरोत्तम मिश्रा की तस्वीरें सब जगह वायरल है, सबने देखा है। मैंने डीके शिव कुमार को भी देखा है मायूस होते हुए कि जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दो चीजें, ये लाजमी बहुत नेचुरल है। जब मायूस होना दूसरी बात हो गई। देखिए, मायूसी चेहरे पे दिखती है ना। मायूस होना भाई, देखिए हम भी मायूस है ना आज। प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही ना। हमारे घर में पैदा हमारे घर में पैदा होने वाली संतान है ना, वो सूर्यवंशी है। बिल्कुल। तो हम ज्यादा तकलीफ में हैं। हम मायूस हैं कि भाजपा के लोगों ने ठगी कर ली, प्रभु श्री राम के मंदिर में लूट कर ली। उन सूर्यवंशी लोगों को, अयोध्या के साधु संतों को नहीं बैठाया वहां पर मंदिर में, लूटने वालों बैठा दिया। तो मायूस है, इसका मतलब नहीं हो गया हम रो रहे हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा रोए थे, अडवाणी जी रो रहे हैं, मुरलीधर जोशी जी रो रहे हैं। वो भाजपा के बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, बड़ा किया था, उनकी आत्माएं रो रही हैं। कांग्रेस में ऐसा कोई रोने वाला नहीं है। जिस तरह की राजनीति का दौर इस वक्त हिंदुस्तान में देखने में आ रहा है, भारत में देखने में आ रहा है, लोकतंत्र बचाओ और सरकार बचाओ वाली एक मुहिम चल रही है। राहुल गांधी लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकालते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन उस तरह का रिजल्ट जो मिलना चाहिए थी शायद वो नहीं मिले उनको। आप भी जानते हैं इस बात से। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि शायद कुछ गलती रही होंगी या जो भी है। कहाँ वो गैप नजर आ रहा है आपको दीपक जी कि जो नैरेटिव सेट किया जाना चाहिए देश में, मुद्दों का हो, विकास का हो, आम जनता से जुड़े हुए इश्यूज हो, क्यों वो चीजें सेट नहीं हो पा रही हैं? क्यों वो नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा कि जो नैरेटिव सेट होना चाहिए उसके इतर क्या सेट होता है? राम मंदिर, विपक्षी दल, इंडी गठबंधन, आपसी मतभेद,
क्यों वो जो विपक्षी दल है नैरेटिव को सेट नहीं कर पा रहा है? सब सेट है, कहाँ लेकिन सेट है बताइए मुझे। हमारा भी मुद्दा सेट है, लेकिन उनका भी चुनाव पार्टी के जीतने अंदर सेट है ना, लेकिन उनका जमीन पर नहीं उतर रहा ना, है ना। मेरा सवाल वही है। मैं आपका व्यूअर समझ जाएगा। हम मुद्दों के साथ जाते हैं, लेकिन हमारी सर्वोच्च संस्था जिससे उम्मीद करते हैं, लोकतंत्र का दूसरा खंभा या कि पहले तीसरा खंभा, जुडिशरी जब कहती है कि जाना अगली बार वोट दे देना, 27 लाख वोट काट दिए जाते हैं और सुप्रीम अथॉरिटी नहीं बोलती है, तो नैरेटिव कहां ले जाएंगे? वोटर ही तो सरकार बनाएगा। जब राहुल गांधी खचाखच भरे हॉल में, जहां पर दुनिया भर के मीडिया के लोग बैठे होते हैं, जहां पर विदेशी वोटरों का जिक्र कर देता है, जहां पर रिजल्ट में 15 से 50 वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी हारती है और हजार हजार कटे और बढ़े वोटों का जिक्र कर देता है, और उसके बाद भी सवाल हमसे पूछा जाए हम क्यों हार जाते हैं, तो जब चुनाव आयोग वोट का डाका डालेगा, न्यायालय में न्याय के अलावा हर चीज होगी, सुप्रीम कोर्ट का जज बेरोजगारों को कॉकरोच बोल देगा, तो ये तुम बात कर रहे हैं। लेकिन तो इसी पे तो इसी लेकर भी मतलब सवाल खड़े होते हैं। सवाल क्योंकि खड़े इसलिए होते हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि वोटों पर डाका डाला जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब यही वोट तेलंगाना में पड़ते हैं, कर्नाटका में पड़ते हैं, बहुत सही सवाल आपका, है ना, बिल्कुल, तब ये बात क्यों नहीं आती है? बिल्कुल बिल्कुल, तब क्यों नहीं आपको लगता कि क्या कहते हैं वोट पे हमारे पास आ गए तो हम अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरे राज्यों में नहीं मिले तो चोरी हो रहे हैं। ये भी नैरेटिव है, मैं बताता हूं आपको। मैं बताऊंगा, मैंने फिर कहा आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये हमने भी और हमारे पार्टी के कई सारे प्रवक्ताओं ने भी इस बात को बड़े मंचों से कहा है। जब भारतीय जनता पार्टी 10% वोटों की बेईमानी करती है, चुनाव आयोग फेक वोट, कटे वोट, बढ़े वोट, 10% की बेईमानी को सेट करती है। जब कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में या देश में 10% कटे बढ़े वोटों के रेशियो से आगे निकल जाती है, तब हम उस राज्य को जीत जाते हैं। अगर 10% के उस बेईमानी वाले वोट के टारगेट को आगे नहीं पूरा कर पाते हैं, तो हम राज्यों में हार जाते हैं। या फिर ये भी है कि जिन राज्यों में आप जीत के आ रहे हो वहां बीजेपी का नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को विकल्प के तौर पर ले लिया जाता है। नहीं, हम फिर बता रहे हैं ना, हम उन राज्यों में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी विकल्प थी, भले गठबंधन जीते हो या अकेले जीते हो, लेकिन सीधा फंडा वही है, रेशियो वही है कि 10% में भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को चुनाव आयोग की मदद से विभिन्न हथकंडों से बढ़ाती है। हम उस रेशियो को क्रॉस करते तब जीतते हैं, उस रेशियो क्रॉस नहीं करते तो हारते हैं। लेकिन ये नैरेटिव ना आप समझा नहीं पा रहे हैं। हम मानते हैं, हम समझा रहे हैं ना, हम मंचों से बोल रहे हैं, हो सकता है टेलीविजन के लोग ना दिखाएं, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। बीजेपी इस मामले में कहीं ज्यादा आगे है, नैरेटिव को सेट करती है, अपना एजेंडा वो झूठ के लोग, वो तो कहते हैं ना भाजपा का मतलब क्या यार। जितेंद्र भाई, जो आदमी सावरकर को वीर बता ले जाए, कितनी बड़ी बात है। सावरकर को वीर ऐसे बताते हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह थे, ऐसे बताते हैं उनको। उनके लिए तो हम मानते हैं हम यहाँ असफल हैं, हम तो ईश्वर के शरण में जाके क्षमा कहेंगे कि हम लोग बहुत फेल इस मामले में है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सावरकर को वीर, जिसने माफी मांगी, पेंशन ली, अंग्रेजों के लिए कहा कि भारतीयों अंग्रेजों के सेना में शामिल हो जाओ, हिंदुस्तानियों के सीने पर गोली मारो। आज की दौर की राजनीति में यही एक बड़ी, मतलब इसको मैं कुंठा कह लूं या अपना अपवाद कह लूं। आप कह रहे हैं कि वीर सावरकर उनके लिए बहुत मानते हैं। अच्छा, आप बता दो सावरकर भाजपा के डिबेट में नहीं यार, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। बीजेपी कहती है कि देखिए ये तो जिन्ना को मानने वाले लोग हैं, सबके अपने फातिया पढ़ने कौन गया जिन्ना बाजार पे? कांग्रेस गई थी क्या? भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले नेता गए थे फातिया पढ़ने जिन्ना की मजार पर। हम जिन्ना को कभी राष्ट्रभक्त नहीं मानते, भाजपा मानती होगी। नरेंद्र मोदी जी गए थे जिन्ना की देश में बिना आमंत्रण के बिरयानी खाने, केक काटने, कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी। ये भी नैरेटिव है, इसको जनता को खंडित करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, ठीक बात है। वो कहते हैं ना, सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो चाहे गौतम बुद्ध। तो कांग्रेस पार्टियों और राहुल गांधी न भगवान राम है न गौतम बुद्ध है, हमें अपने युद्ध को लड़ना पड़ रहा है। राम ने, बुद्ध ने वनवास काटा था, भगवान कृष्ण को भी वनवास काटना पड़ा था, रणछोड़ दास कहा गया था उनको। उस काल के एक दानों से डर के भगवान कृष्ण 1400 करोड़ दूर चले गए थे। तो ये देश तो ऋषियों मुनियों का है ना। अंत में इतिहास में कौन पूजा गया? जरासंध की भगवान कृष्ण। सब कुछ छोड़कर त्याग तपस्या करने वाले भगवान बुद्ध पूजे जाते हैं कि सब कुछ पा लेने वाले नरेंद्र मोदी पूजे जाएंगे? वनवासी राम की पूजा होती है कि भगवान जब राम
बन बन भटके, उन्होंने वन के लोगों से मदद मांगी और लंका के अहंकारी राजा को हराया, वो राम पूजे जाते हैं। लेकिन आज दीपक जी देश की स्थिति ऐसी है कि देश को जात पात धर्मों में बांटा जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व को लेकर बात करती है, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, ठीक है, सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं। आखिर कहाँ ये देश जा रहा है? बीजेपी अपना एजेंडा चलाती है, कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा चलाती है। सिर्फ मैं अन्य पार्टी की बात कर रहा हूँ, सभी लोग, चाहे सपा की बात हो तो वो मुसलमानों को लेकर चलती है, और या ओबीसी को लेकर बात करती है, वो बीएसपी है वो दलितों को लेकर बात करती है, एआईएमएम वो मुसलमानों को लेकर बात करती है। बिहार में अगर आरजेडी की बात कर ली जाए तो मुसलमानों को साथ लेकर चलती है, ओबीसी को साथ लेकर चलती है, टीएमसी मुसलमानों को लेकर साथ चलती है। तो ये पार्टी सिस्टम हमारे देश का बन गया है कि हमें इन जातियों को, इन धर्मों को साथ लेकर चलना है और एक दूसरे के खिलाफ ही इनका यूज करना है। तो ये कैसे एक देश के लिए अच्छा हो सकता है? आप युवा हैं, यंग हैं, समझते हैं चीजों को, आप मुझे बताइए। पार्टी की हटकर आप पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि ये इस तरह का सिस्टम देश में राजनीति के लिए सही है? हमने पहली बार ही कहा था ना, कांग्रेस पार्टी खुलकर बोलती है जहां अन्याय होता है, अत्याचार होता है। बिजेथुआ महावीरन जानते होंगे, सुल्तानपुर में है, हमारे बगल में ही है। वहां कालीनेमी ने भगवान हनुमान को भटकाने की कोशिश की थी। राम का नाम बहुत जोर जोर से ले रहा था। हनुमान जी ने उसका वध किया। वध करने के पहले उन्होंने एक बात कही थी ना, गंगा बड़ी न गोदावरी न तीरथ बड़े प्रयाग, सकल तीरथ का पुण्य वहीं जहां हृदय राम का वास। हनुमान जी तो देवादिदेव पूजे जाते हैं ना, वो शिव के भी अंश हैं, राम के भक्त हैं, अमर है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं मानती, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है। वो कालीनेमी की तरह जोर जोर से राम का नाम लेकर, जिस तरह से कालीनेमी हनुमान जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, वो काम करती है। तो हम बीजेपी कालीनेमी है और कैसे कहेंगे? वो भी भटकाने काम कर रहे हैं। मैं एलानिया कह रहा हूँ, आस्था पे सवाल कर रहे हैं, देखिए नहीं कहे कि उनकी आस्था ट्रंप में है कि उनकी फाइल न खुल जाए, उनकी आस्था अडानी में है जहां प्रदेश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, उनकी आस्था, उनके विश्वास आरएसएस के दफ्तरों में जहां निर्माण हो रहे हैं, उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बसते हैं। देश की जनता में, देश की जनता पर कर्ज बढ़े हैं, देश की जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा है, देश का युवा बेरोजगार हुआ है। देश के लिए कहां हुई है? कहे की आस्था उनकी, यही तो समझ गया जनता ना। लेकिन जिस तरीके से जो बांटने की राजनीति चल रही है दीपक जी, बीजेपी कहती है कि जब कोई हिंदू पे अत्याचार होता है तब कांग्रेस शांत रहती है, किसी मुसलमान पे, मुस्लिम पे कोई अगर बात हो जाती है तो बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है। ये नैरेटिव इस तरह के सेट की जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, उसको लेकर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। बंगाल में इतने हिंदुओं को मारा गया, इतनी अत्याचार किए गए, तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। तो राहुल गांधी इस्तीफा दे दें अपने प्रधानमंत्री पद से। नहीं, देश के प्रधानमंत्री राहुल, मेरी बात सुनिए, सवाल सुनिए। ये जिस तरह का नैरेटिव सेट किया था, क्योंकि देखिए नैरेटिव सेट करने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, और कांग्रेस शायद उसमें उलझ के रह जाती है, क्योंकि उस कांग्रेस उस तरीके से उन मुद्दों को काउंटर नहीं कर पाती है, और शायद जनता तक ये बात चली जाती है कि हाँ कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है, हिंदू पर अत्याचार होता है तो कांग्रेस बोलती नहीं है, मुसलमान पर कुछ होता है तो वो छाती पीटने लगते हैं। प्रभु श्री राम मुस्लिम है? आप बताओ ना। या हिंदुओं के सब कुछ, सारा दान का माल अडानी जाए, अडानी ही भगवान है? सवाल इस बात का है, वो बेशर्म लोग हैं जो कहते हैं कि बांग्लादेश पर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी चुप है। अरे भाई, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शरण आपने दिया है, देश के प्रधानमंत्री आप हो, और आपके लोग दोगली बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, शर्म उनको आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, वो भूल गए लोग क्या? पार्लियामेंट से बड़ा कोई सदन है देश में? ना कोई चैनल है, ना कोई संस्था है। इस देश में संविधान के जो स्थापित रूप से 3 पिलर 3 संस्थाएं हैं, चौथा लोकतंत्र में मीडिया को माना गया है, वो पहला सदन है जहां प्रियंका गांधी ने कहा था कि बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर भारतीय जनता पार्टी चुप है, शर्म आनी चाहिए। मैं उनकी बात को दोहराता हूं, इस्तीफा देते मोदी जी शर्म के मारे, या उनके कार्यकर्ता भाजपा छोड़ देते कि हमारा प्रधानमंत्री खाली मीमी करता है अमेरिका के सामने। उसमें जो मेरा सवाल था उसका आंसर नहीं मिला मुझे, आपने बात घुमा दी। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि क्यों कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये हमेशा ये आक्षेप लग जाता है कि जब बात हिंदू मुस्लिम की आती है तो कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को ना लेकर मुसलमानों का साथ। जैसे एक मैं आपसे पूछता हूं, या भाजपा कोई नेता बता दे, किसी का आप निकाल लीजिए, सर्च कर लीजिए, पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करेगी
जाति के आधार पर किसी मुसलमान पर अत्याचार करेगी तो कांग्रेस पार्टी वहां भी बोलेगी, भारतीय जनता पार्टी किसी हिंदू के खिलाफ बोलेगी तो कांग्रेस पार्टी वहां बोलेगी। अभी आपके स्लॉट में मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों की बैठक पर रोक लगाई तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले, मैंने उस पर आवाज उठाई थी, मैंने चिट्ठी लिखी थी, मैंने बोला था, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली थी। तो कांग्रेस पार्टी थी ना आपकी कि तो मजबूरी, मुसलमानों मुसलमान की मदद करूं तो मजबूरी नहीं है, ब्राह्मण की बात करूं मजबूरी है, कोई मजबूरी, मेरी मजबूरी, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान को मानती है, अगर मुसलमान पर अत्याचार होगा तब भी बोलेगी, ब्राह्मण पर अत्याचार होगा तब भी बोलेगी, दलितों की 100 को उनकी बिना इच्छा के जलाया जाएगा तब भी बोलेगी, किसी किसान को बिना जात देखे किसान को उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग चलें तब भी बोलेगी। दीपक जी, मेरा अंतिम 2-3 सवाल है कांग्रेस पार्टी को लेकर ही है। इंटरनल जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, पंजाब में क्या चल रहा है? पंजाब में क्यों चन्नी साहब बिल्कुल खुल के मैदान में आ गए कि नहीं, या तो मुझे बनाओ नहीं तो फिर मैं अलग होकर बैठ जाऊंगा? क्यों ऐसा कई राज्यों में हो जाता है? क्यों अंदर ही अंदर जो संगठन है वो मजबूत नहीं, एकजुट नहीं रह पाता? अभी आप ही कह रहे थे पहले स्लॉट में कि कांग्रेस पार्टी में खुलकर विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता नहीं है। बेचारे योगी जी कितने प्रताड़ित हैं अमित शाह से, बोल पा रहे हैं क्या? नहीं बोल पा रहे हैं ना। एक मंत्री जी पिडौड़ी घूम रहे थे तो मोदी जी के यहाँ रोए, शायद लोगों में आया कि भाई नहीं नहीं हम पिडौड़ी नहीं दे पाएंगे। वो मंत्री, मैं सुन तो रहा हूँ, वो मंत्री जी पहुंच गए, वो मंत्री जी पिडौड़ी ऑफिस पहुंच गए शपथ लेने के बाद, हालांकि उन्हें बड़ा सूक्ष्म कर दिया गया। तो हमारी पार्टी में खुलकर बात कर तो रहे हैं ना, उसमें भी आपत्ति। लेकिन नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का ही है ना उसमें। देखिए, हम नुकसान झेल लेंगे, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जब परिणाम आएगा तो कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार बनेगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी खुश हो ले, भारतीय जनता पार्टी के आवारों को जो सदन में बड़े चीख चीख कर चिल्लाते थे उनके नाम पर वहां पर संगठन खड़ा करने का अधूरा ख्वाब देख ले, कांग्रेस एकजुट होकर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के भगोड़ों पर के मंसूबों पर पानी फेरेगी और वहां पर जो मौजूदा सरकार है उसके मंसूबों को पानी फेर कर वहां सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे सांसद टूट कर कांग्रेस पार्टी के, मतलब कांग्रेस को तो खैर नहीं कहूंगा, अन्य दलों के जो हैं बीजेपी में जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ लोभ की राजनीति रह गई कि अपना फायदा देखना है? हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है? चाहे टीएमसी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, एनसीपी शरद पवार साहब भी अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। आखिर ये राजनीतिक दिशा कहाँ जा रही है? तो पर्सनल हो गई है ना, बिल्कुल देश की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना अब। मैं एक शब्द में जवाब दे दूंगा, समझ जाइएगा, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है ना। चुन के किसी पार्टी के साथ आते हैं बिल्कुल और चले कहीं और जाते हैं। तो हम अगर हम कहें कि लोकतंत्र के चीरहरण पर जो भी भगोड़े पाए जाएंगे, लोकतंत्र के चीरहरण पे जो भगोड़े पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। तो इतिहास का जो कालखंड आएगा, इतिहास जब मूल्यांकन करेगा तो भगोड़ों को नहीं याद करेगा। राणा प्रताप अगर भगोड़े हुए होते, क्या राणा प्रताप जी की मूर्तियां पूरे देश में लगी होती? राणा प्रताप भी अगर सरेंडर कर गए होते उसमें अकबर के सामने, क्या राणा प्रताप जी मंडित किए जाते? वो भगोड़े हैं। जिस तरह से देश में आज का इतिहास भगोड़ों से विलुप्त है, लड़ने वालों का इतिहास लिखा गया है, तो उस तरह से भगोड़ों का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। भगोड़े क्षणिक समय, जिस समय उसमें कुछ राजाओं ने उस समय के आक्रांताओं की गुलामी कर ली, उनके घोड़ों की लगाम पकड़ ली, कुछ समय राज कर लिया था, ये भी उसी तरह देखिए। पीओके में बहुत बवाल मचा हुआ है दीपक जी। मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर आपको लेकर जाना चाहता हूँ। चाहे पीओके हो, इधर बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही है। पीओके में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां विद्रोह हो रखा है और जो पाकिस्तानी सेना है कत्लेआम कर रही है उनके लोगों का। शायद पीओके के लोगों को एक आस है कि हिंदुस्तान, भारत उनकी मदद करेगा। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह देखते हैं? क्या भारत को पीओके पे कोई एक्शन करना चाहिए या पीओके हासिल कर लेना चाहिए? क्योंकि बीजेपी लगातार ही बात कहती रहती है कि पाकिस्तान को पीओके अगर किसी ने दिया है तो नेहरू साहब ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। क्या आपको लगता है कि अगर इतना ही है, वो जो बात कह रहे हैं कि अब पीओके ले लेना चाहिए, अब पीओके ले लेना चाहिए भारत को? आपको इंदिरा जी नहीं आती? बिल्कुल आती, जिन्होंने बांग्लादेश बना दिया, दो टुकड़े कर दिए। योगी जी का भाफड़ याद आता है 24 के चुनाव का? योगी जी भाफड़, योगी जी ने कहा था किस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, पीओके भारत में होगा। यही हालात तो थे बांग्लादेश में, जो आज पीओके के हैं, जो आज पाकिस्तान के अन्य देश के हिस्सों में है। बाकायदे लड़ाइयां चल रही पाकिस्तान की सेना से, आंदोलन चल रहा है। तो हम तो कहते हैं इंदिरा गांधी जैसा साहस होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। इंदिरा गांधी जैसा साहस होता। मैं वही कह रहा हूँ,
क्या वो अब तक वो साहस दिखाने का समय अब आ गया, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर हैं कैसे शायद और आसान हो जाएगा, क्योंकि जनता वहां के साथ है, जितेंद्र जनता भाई, आंखें आंखें लगाए बैठी है कि जितेंद्र टकटकी लगाए भाई, बैठी है कि सरकार हमारी कुछ मदद करते बीजेपी की। जितेंद्र भाई, जब हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमारी सौर साहस शक्ति से भरी सेना अलग कर रही थी, तब अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक आया था बिल्कुल उसको। और इंदिरा गांधी ने क्या कहा था याद है हाँ, आपको? हाँ। इंदिरा गांधी ने कहा था पाकिस्तान के बिल्कुल, राजदूत को बुलाकर, कहीं कोई दो राय नहीं है, राजदूत को बुलाकर क्या कहा था? राजदूत को बुलाकर कहा था अमेरिका से कहिएगा अगर 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी के अंदर आया तो दुनिया ने समंदर के 2 रंग देखे हैं कि समंदर का पानी नीला और सफेद होता है, अगर बंगाल की खाड़ी के आगे 7वां बेड़ा बढ़ा तो दुनिया समंदर के तीसरे रंग को देखेगी, हम लाल कर देंगे। नो डाउट। तो हिज हाइनेस कहने वाले कह पाएंगे क्या अमेरिका से, जो अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद पा रहे बेचारे रसिया और ईरान से, वो कह पाएंगे क्या? यकीनन कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो आपके सवाल का उत्तर नहीं देंगे, एक नया बांग्लादेश जैसा एक देश बनाएंगे और पीओके के आंदोलनकारियों के साथ वो इतिहास को पुनः दोहराएंगे। शुक्रिया हमसे दीपक जी बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने सभी सवालों का बड़ी विवेकता से जवाब दिया है, भले कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर बात हो या देश की अंदरूनी राजनीति को लेकर बात हो। शायद इसी तरह के स्पार्क की जरूरत होती है नेता के अंदर कि अपनी बात को खुलकर रख सके, लेकिन आज जिस हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, कोई भी नेता अपनी बात को खुलकर रख नहीं पा रहा है, या तो उसको दबा दिया जाता है या फिर पार्टी सिस्टम ऐसा हो जाता है कि अपनी बात को खुलकर रख नहीं पाते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की है दीपक सिंह से और जानने का प्रयास किया है कि वो किस तरह राजनीति को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हालांकि कह जरूर रहे हैं कि गठबंधन होगा, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, वो बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जनता राम मंदिर के मुद्दे पर इस बार बीजेपी को आईना जरूर दिखाएगी और जो वनवास है पूरे देश में कांग्रेस का, वो जल्दी खत्म होगा, सत्ता में लौटेगी और जो नई एक इबारत लिखी जानी है राहुल गांधी के द्वारा, उसको लिखा जाएगा। शुक्रिया दीपक जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।